हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और इस लेक्चर में जो हम कंप्लीट करने वाले हैं टोटल एक प्रैक्टिस सेट है जो कि इन्वायरमेंट का होगा और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होंगे। और इस 30 में से अगर आप 20 क्वेश्चन भी प्लस अगर सॉल्व कर जाते हैं, इसका ये मतलब है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और ये जो वीडियो होगा वो एमपी टेट, रीट, सी टेट, HTET, यूपी टेट और अदर जितने भी हिंदी भाषी क्षेत्र में जो टेट का एग्जाम होता है, जैसे छत्तीसगढ़ और इसमें झारखंड छूट गया है तो वहां पर भी अगर टेट का एग्जाम होता है तो उन टेट में यदि इन्वायरमेंट आता है तो आप इस वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं और एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और जो इसमें टोटल 30 क्वेश्चन लिए गए हैं ये NCERT बेस है, जिसमें 3 टू लेकर 8th तक की NCERT जो इन्वायरमेंट और साइंस की है, ठीक है, 6 to 8 वो सारे के सारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं जिनके पेपर में आने की संभावनाएं बहुत अधिक है, ठीक है। और आप अंत तक प्रैक्टिस सेट जरूर देखिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपको पेपर में एज इट इज मिलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, भले ही आपको समय लगे और पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं सारे कि एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है, ठीक है, मतलब ये कि खाना किस प्रकार खराब होता है, टीचर उस चीज पर प्रयोग करना चाह रहा है और शिक्षक ने क्या करा, समूह बना दिए हैं। और यहाँ यही पूछा है कि शिक्षक समूह क्यों बनाता है। तो पहला यहाँ पर देखो 3-4 स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है वो हमें बताना है ना। तो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा कि शिक्षक सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, ठीक है, जो शिक्षक है वह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। सेकंड ऑप्शन, यहाँ सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगा शिक्षक बच्चों के सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। थर्ड स्टेटमेंट है समूह अधिगम बिना भार के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। और फोर्थ स्टेटमेंट है यहाँ कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है, ठीक है। तो देखो एक काम करो, अब मैं वीडियो रोकूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो एक काम करिए आप वीडियो रोको और ये 4 ऑप्शन एक बार फिर से पढ़ो, फिर उसके बाद आंसर जरूर लगाना, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड सही है, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं कि शिक्षक द्वारा किया गया प्रयोग सहपाठी अधिगम को समर्थन प्रदान करता है, साथ ही यह प्रयोग सामाजिक अंतःक्रिया में भी पूरा सुधार करता है। अधिगम की यह प्रक्रिया विद्यार्थियों को एक सामाजिक वातावरण प्रदान करने का प्रयास करती है जिससे उनके अंदर सामाजिकता की भावना का विकास होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर। वीडियो देख रोककर आप जरूर इसे ट्राई करें, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा कि निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा संकेतक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा संकेतक नहीं होना चाहिए वह पूछा है। तो पहला ऑप्शन है प्रश्न पूछना, सेकंड है न्याय और समानता के प्रति सरोकार, थर्ड ऑप्शन है सहभागिता और फोर्थ ऑप्शन है याद करना, ठीक है। तो देखो जो पर्यावरण अध्ययन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए तो हम कभी भी याद करने को प्रेफरेंस नहीं देते, तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। जबकि पर्यावरण अध्ययन में आकलन हेतु संकेतक के रूप में प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति सरोकार तथा सहभागिता आदि समाहित है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन एक प्रायोगिक विषय है जिससे मनुष्य अपनी समझ को आधार बनाकर इससे अपना सीधा संबंध स्थापित करता है। अतः विकल्प में दिया गया संकेतक याद करना पर्यावरण अध्ययन के आकलन से सम्मिलित नहीं है, मतलब प्रश्न पूछना है न्याय और समानता के प्रति सरोकार और सहभागिता जो कि पर्यावरण के अध्ययन के अंतर्गत आएगा, बाकी फोर्थ नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो जाएगा यहाँ की पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं के आकलन के लिए अवसर देना चाहिए, ठीक है। मतलब पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं के आकलन के लिए अवसर देना चाहिए, स्व आकलन है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सीखने के लिए आकलन, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर CCE, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा सीखने के समान आकलन और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा सीखने का
आकलन। ठीक है, तो मेरा यही है कि मानना है कि आप वीडियो रोको और खुद से आंसर पहले जरूर लगाओ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, सीखने के समान आकलन। हम ये बोल सकते हैं कि पर्यावरण अध्ययन में स्वतः आकलन से तात्पर्य, ठीक है, जो पर्यावरण अध्ययन में स्वतः आकलन ये लिखा है, स्वतः आकलन से तात्पर्य सीखने के समान आकलन से है, जिससे शिक्षक द्वारा बच्चों को स्वयं के आकलन हेतु समान अवसर को उपलब्ध कराना अपेक्षित है। अधिगम का आकलन बच्चों में स्वयं के मूल्यांकन के प्रवृत्ति को बढ़ाता है, जिससे विद्यार्थी स्वयं का मूल्यांकन कर अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं और साथ ही स्वयं भी सभी स्तरों पर सुधार की प्रक्रिया को अपनाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा क्या राइट आंसर। और पर्यावरण में स्व आकलन का मतलब ही होता है सीखने के समान आकलन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हो जाएगा कि रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा अधिविन्यास, सेकंड ऑप्शन है लिखित प्रश्न, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा अवलोकन और फोर्थ ऑप्शन है जांच सूची। ठीक है, तो देखो रेटिंग स्केल में किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, अवलोकन का। रेटिंग स्केल में अवलोकन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। यह मूल्यांकन के क्षेत्र में आने वाले प्रमुख उपकरणों में सर्वाधिक प्रचलित है। इस अध्ययन के अंतर्गत समस्या के संबंध में आवश्यक समझी जाने वाली मदों या प्रश्नों की सूची बनाई जाती है। इसके पश्चात मदों के सामने उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति को अंकित कर अवलोकन किया जाता है। और जितने लोग भी ये लेक्चर देख रहे हैं, मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि एक और चैनल है अपना स्टडी वायर मैथ्स, और आप में से अगर आपके छोटे भाई बहन या आपके साथ में कोई मतलब टीचिंग फील्ड से अदर कोई भी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो और उनका अगर मैथ्स कमजोर है, तो आप इस चैनल पे जरूर विजिट करें। यहाँ पर मैथ्स जो 0 to हीरो मतलब मैक्सिमम कॉन्सेप्ट और हर एक लेक्चर 3 से 4 घंटे का कवर करा रहा हूँ मैं, जिसमें मैथ्स अगर आपका जितना भी वीक है फिर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे विजिट जरूर कीजिएगा और इस जो भी आपके आसपास तैयारी कर रहे हैं उन्हें जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य कौन सा नहीं है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा है, बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषा याद आएगा। ठीक है, याद करने के लिए प्रोत्साहित करना, तो यहाँ पर आ जाएगा याद करने के लिए प्रोत्साहित करना। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर बच्चे को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने के क्रियाकलापों से जोड़ना। ठीक है, तो पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर कि बच्चों को जो पुस्तक में दी गई परिभाषाएं रटाना कहीं भी पर्यावरण का उद्देश्य नहीं होगा। तो बाकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ तो पर्यावरण के उद्देश्य है, परंतु फर्स्ट नहीं है, इसलिए फर्स्ट होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा कि पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। ठीक है, चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक या संकेतकों का बच्चों के आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है। ठीक है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है। तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, जैसे अवलोकन और अभिलेखन, सेकंड है अभिव्यक्ति, थर्ड है विश्लेषण और फोर्थ है प्रयोग करना। ठीक है, तो 6वां क्वेश्चन एक बार आप खुद से जरूर पढ़े यहाँ। तो यहाँ देखो, पहला अवलोकन और अभिलेखन, सेकंड है अभिव्यक्ति, थर्ड है विश्लेषण और फोर्थ है प्रयोग। ठीक है, तो पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है, तो इससे क्या क्या कर सकता है बच्चा, अवलोकन और अभिलेखन सीख सकता है, अभिव्यक्ति सीखेगा और विश्लेषण सीखेगा। मतलब 1 और 2 तीनों सही है, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड होगा राइट आंसर। ठीक है, एक बार आप जरूर इसका विश्लेषण करें थोड़ा सा कि पर्यावरण अध्ययन में चित्र के माध्यम से अधिगम सीखना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। शिक्षक द्वारा भी बच्चों में पर्यावरणीय अध्ययन का विकास चित्र के माध्यम से किया जाता है। बच्चों के आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा अवलोकन और अभिलेखन, विश्लेषण तथा अभिव्यक्ति संकेतों के माध्यम हो सकता है, क्योंकि बच्चे चित्र के माध्यम से उससे जुड़ी बातों को अनुभव करते हैं, साथ ही अपनी भाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति भी प्रदान करते हैं। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 7वां हो जाएगा कि झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, आपने जरूर पढ़ा होगा कि झूम खेती पर किए जाने वाले या अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में जो कथन दिए इस पर विचार करना है। तो यहाँ पहला ऑप्शन दे रखा है कि एक फसल प्राप्त करने मतलब काटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसी ही छोड़ दिया जाता है। सेकंड है यहाँ पर इस जगह जो बांस या खरपतवार जंगल उग जाता है उसे उखाड़कर जला दिया जाता है। थर्ड है खरपतवार जंगल आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह प्रयोग किया जाता है। और फोर्थ है जब इस जमीन आएगा, ठीक है, जमीन में खेती की जाती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। ठीक है, तो यहाँ अगर आप झूम खेती के बारे में आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा तो ओनली फर्स्ट यहाँ सही होगा कि जो झूम खेती होती है वो एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ सालों के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, हम ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं कि झूम खेती एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्ष तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है। कुछ वर्षों प्रायः 2 या 3 वर्षों तक जब तक मिट्टी की उर्वरता विद्यमान रहती है इस भूमि पर खेती की जाती है। इसके पश्चात इस भूमि को कुछ वर्षों तक छोड़ दिया जाता है जिस पर पुनः पेड़ पौधे उग जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सेकंड होगा इसका राइट आंसर, है ना, क्योंकि ओनली वन केवल एक बोला है और केवल मतलब फर्स्ट ही यहाँ पर स्टेटमेंट सही है। अगला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8वां कि किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिल है। नीचे के मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करते रहते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल होती है तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया जाता है। ठीक है, यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है। ठीक है, तो एक बार और इसे आप जरूर पढ़ें। पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, सेकंड है अरुणाचल प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है मेघालय और फोर्थ ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा यहाँ पर राइट आंसर कि जम्मू कश्मीर के लेह क्षेत्र में बने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी तथा चूने से बनाए जाते हैं। ये 2 मंजिल होते हैं। इनमें नीचे की मंजिल जानवर तथा आवश्यकता वाली चीजें को रखा जाता है तथा पहली मंजिल पर घर के सदस्य स्वयं रहते हैं। यहाँ पर बने सभी घरों की छतें समतल होती है और इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप और आपको पता भी होगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9वां कि आदिवासी हजारों साल पहले से कांसा, ठीक है, जिस धातु की बात हो रही है, कांसा की चीजें बनाते आए हैं। ठीक है, आज भी हमारे घरों में कांसा का प्रयोग होता है। कांसा के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन चुनिए। तो पहला ऑप्शन है यहाँ यह तांबे, ठीक है, कॉपर तथा टीन का मिश्रण होता है। सेकंड ऑप्शन है एल्यूमिनियम और तांबे की भली भांति एक तत्व है। थर्ड है यहाँ पीतल और तांबे का मिश्रण है और फोर्थ ऑप्शन है तांबे और जस्ता तथा एल्यूमिनियम का मिश्रण है। तो आपको पता होगा जो कांसा एक मिश्र धातु है जो कि किससे बनी होती है, तो कॉपर और टीन से बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये मिश्र धातुओं में से है। क्वेश्चन नंबर 10वां होगा कि नारियल डली हुई, ठीक है, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबाला हुआ, ठीक है, ट्रेपिकोआ निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। तो हम ये बोल सकते हैं कि नारियल डली हुई एक करी होती है, ठीक है, जो हम घर में करी बनाते हैं खाने के लिए, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेपिकोआ। अपने यहाँ ट्रेपिकोआ नहीं बोलते हैं, जहां पर इसे ट्रेपिकोआ कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रदेश का या किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। तो पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, सेकंड है केरल, थर्ड है पश्चिम बंगाल और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा बिहार। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, केरल। मतलब नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ ट्रेपिकोआ केरल क्षेत्र का प्रिय भोजन है। इसे केरल में सुबह के नाश्ते के रूप में ग्रहण किया जाता है। साबूदाना के निर्माण के लिए ट्रेपिकोआ की जड़ का प्रयोग किया जाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कसावा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, मतलब ट्रेपिकोआ की जड़ को किसके नाम से जाना जाता है, कसावा के नाम से। और कसावा को किसमें यूज किया जाता है, तो साबूदाना बनाते हैं उसमें।
क्वेश्चन नंबर 11वां हो जाएगा कि आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को किस रंग में देखते हैं। ठीक है, मतलब रात में जागने वाले जो जानवर होते हैं हर चीज को किस रंग में देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है काला और सफेद, सेकंड ऑप्शन है बैगनी और नीला, थर्ड ऑप्शन है हरा और पीला, फोर्थ ऑप्शन है नारंगी और लाल। ठीक है, मतलब ऐसे सारे जानवर जो कि रात में जागते हैं वह हर वस्तु को किस रंग में देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट आंसर, काला और सफेद के रूप में देखते हैं। ठीक है, रात में जागने वाले जानवर वस्तु को काले और सफेद रंग में देखते हैं, जबकि दिन में जागने वाले जानवर सभी रंगों को देखने की क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12वां कि केचुओं को किसान का मित्र माना जाता है। ठीक है, मतलब आप हर क्वेश्चन को एक प्रैक्टिस सेट की तरह ही ले तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले जिनका स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, पर आंसर आप बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं यदि आपने अच्छे से तैयारी की है तो। ठीक है, केचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। ठीक है, किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है उसके सही कारण को चुनना है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ है कि केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। ठीक है, पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। और सेकंड यहाँ दिया है कि केचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। थर्ड यहाँ दे रखा है कि केचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे पोली हो जाती है। ठीक है, जिससे जमीन पोली हो जाती है। और फोर्थ स्टेटमेंट है कि केचुए द्वारा बनाए गए छिद्रों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट जो कि केचुए पत्तियां और पौधों को खाकर क्या बनाता है, जमीन को उपजाऊ बनाता है, ये सही है। सेकंड भी सही है, केचुआ खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। और फोर्थ भी स्टेटमेंट यहाँ सही है कि कछुए द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन में आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। मतलब ए, बी और डी। तो ए, बी और डी किसमें है, यहाँ ए, बी और सी, ए, सी। ठीक है, यहाँ पर दिया नहीं है वैसे, इसमें ए, सी और इसका है ना, इसका ए, सी और डी सही होगा। मतलब ये गलत हो जाएगा, खरपतवार नहीं खाते हैं ना, क्योंकि खरपतवार जब चारा लगा हुआ था तब उसे नहीं खाते। मतलब ए, सी और डी सही होगा, मतलब ये वाला सही है। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13वां कि हमारे देश में मानचित्र में उत्तराखंड कहाँ स्थित है। ठीक है, किसकी बात हो रही है, उत्तराखंड की। तो देखो मैंने इसमें क्या करा है कि उत्तराखंड की जगह झारखंड लिख दिया है, क्योंकि उत्तराखंड लिखेंगे तो ऑप्शन मैच ही नहीं करेंगे। तो हमारे देश के मानचित्र में जो झारखंड है कहाँ पर स्थित है ये पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़ के दक्षिण में, सेकंड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, थर्ड ऑप्शन है पश्चिम बंगाल के पूर्व में, और फोर्थ ऑप्शन है उड़ीसा के उत्तर में। तो जिन लोगों को मैप अच्छे से याद है वो लोग जरूर लगाएंगे, बाकी मैप बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, आप ये मैप देख पा रहे होंगे और यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये है झारखंड। ठीक है, ये वाला ये हो जाएगा झारखंड, जो कि उड़ीसा के उत्तर में है। और अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ से तो ये उत्तर पूर्व में आएगा। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये उड़ीसा हो जाएगा। और तो उड़ीसा कहाँ है, उड़ीसा बोले, ये झारखंड हो जाएगा। और झारखंड उड़ीसा के उत्तर में, बाकी सारे राज्य आप इसमें वीडियो रोककर देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उड़ीसा के उत्तर में कौन, झारखंड। ठीक है, परंतु इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो आपको अभी समय रहते हुए सारी चीजें सुधार लेना चाहिए और आपको सारा मैप याद कर लेना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा कि निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता। ठीक है, जो पेट्रोलियम है उससे क्या प्राप्त नहीं होता। तो पहला ऑप्शन है कोयला, सेकंड ऑप्शन है डीजल, थर्ड ऑप्शन है मोम और फोर्थ ऑप्शन है ग्रीस। ठीक है, तो जो पेट्रोलियम से है ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर, कोयला प्राप्त नहीं होता। ठीक है, मतलब प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पेट्रोलियम को आप परिष्कृत तेल कहते हैं, जो काले रंग का गाढ़ा द्रव्य होता है। इसमें प्रभाजी आसवन, ठीक है, इसे प्रभाजी आसवन विधि द्वारा केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, वैसलीन, तारकोल, ग्रीस तथा मोम इत्यादि प्राप्त किया जाता है, पर कोयला प्राप्त नहीं किया जाता। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा यहाँ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा कि निम्नलिखित में से त्योहारों के समूह को चुनिए जो पूर्णिमा को मनाया जाता है। ठीक है, मतलब ये जो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से ऐसा कौन सा समूह है जिनका सभी के सभी त्योहार पूर्णिमा के दिन मनाए जाते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो दीपावली है ये पूर्णिमा के दिन नहीं मनाया जाता, मतलब अमावस्या के दिन होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड आंसर नहीं हो सकते, कंफर्म हो चुका है। ठीक है,
अब यहाँ अगर महाशिवरात्रि की बात करें तो ये भी अमावस्या के दिन मनाया जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी भी आंसर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जयंती जो कि पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। मतलब आप त्योहारों से रिलेटेड भी सारी चीजें अगर याद कर ले या समझ ले तो ज्यादा बेटर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 होगा कि निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के तट पर सागर, सॉरी क्या बोला है, निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट सागर पर स्थित है। ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ऐसा कौन सा समूह है राज्यों का जो कि सागर के, वैसे यहाँ पर समुद्र सागर नहीं अरब सागर होगा। ठीक है, अरब सागर पर स्थित है। ठीक है, अरब सागर पर स्थित है, ऐसा कुछ क्वेश्चन में पूछा गया, थोड़ा मिसप्रिंट है ना, अरब सागर पर स्थित है। तो पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो देखो आंध्र प्रदेश तो बंगाल की खाड़ी से लगता है, मतलब जिसमें आंध्र प्रदेश है वो अरब सागर से टच नहीं होगा, मतलब पहला आंसर हो नहीं सकता और थर्ड आंसर हो नहीं सकता। पश्चिम बंगाल जो कि बंगाल की खाड़ी से लगता है तो ये भी आंसर नहीं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर। कर्नाटक, केरल और गुजरात। चाहो तो मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ, अगर आप ये मैप देखेंगे, ठीक है, तो इस मैप में अगर आप देखेंगे तो ये गुजरात हुआ, ये भी समुद्र से लगा हुआ है जो कि अरब सागर है। ये महाराष्ट्र, पर महाराष्ट्र ऑप्शन में नहीं, महाराष्ट्र भी समुद्र से लगा हुआ है। वहीं पर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा कर्नाटक भी लगा हुआ है और ये केरल। ठीक है, तो आप ये याद रख लीजिए, यहीं पर बीच में गोवा भी था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, सेकंड है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा, और वीडियो रोककर पहले आप इसे सॉल्व जरूर कर ले, है ना। आप एक्स पर स्थित है, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली एक दिशा दूरी का क्वेश्चन है तो ये बना लेता हूँ। इधर होता है क्या, पूर्व, इधर होता है उत्तर, और इधर हो जाएगा दक्षिण, और इधर हो जाएगा पश्चिम। इतना आपको पता होगा। आप एक्स पर स्थित है, आपको विद्यालय वाई पर, आपका विद्यालय कहाँ पर है, वाई पर स्थित है। आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में है। मतलब मैं यहाँ एक्स मान लूं ये प्लेस, आप ए पर पहुंचे जो कि इससे कहाँ हो गया, उत्तर में, तो हम इधर चले, और ये कितनी दूरी चल चुके हैं, 30 मीटर। ठीक है, यहाँ पर पहुंच गए। उसके बाद है फिर आप बी पर जाते हैं जो एक ए से किधर, पश्चिम है, तो ए से पश्चिम में इधर हो जाएगा जो कि कितनी दूरी पर है, तो 40 मीटर की दूरी पर है। यहाँ तक क्वेश्चन हो चुका। आगे देखेंगे तो फिर आप सी पर जाते हैं जो बी से उत्तर में 30 मीटर है, तो यहाँ पर कहाँ आ गए हम, बी, और अब पहुंचना कहाँ है, सी पर, जो कि कितने मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर उत्तर में, तो यहाँ पहुंच गए कहाँ, सी पर। और अंत में आप वाई अपने विद्यालय पहुंच जाते हैं। ठीक है, यहाँ जो सी के ठीक पश्चिम में 40 किलोमीटर है, मतलब जो वाई है वो इधर है, सी के पश्चिम में वाई यहाँ जो कि 40 किलोमीटर है। तो उसने क्या बोला, विद्यालय के सापेक्ष आपका घर किस दिशा में, तो अगर विद्यालय यहाँ है हमारा, ठीक है, विद्यालय यहाँ पर हो जाएगा। चाहो तो एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ, तो विद्यालय अपना हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ अगर हम उत्तर दक्षिण बनाए तो इधर उत्तर, इधर पूर्व, ठीक है, और यहाँ जाएगा दक्षिण। तो अगर हम देखेंगे तो इस दिशा में हमारा घर है, तो हम ये बोल सकते हैं किस दिशा में है, तो ये पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर कि विद्यालय के सापेक्ष में जो आपका घर है वो कहाँ पर है, तो दक्षिण पूर्व में, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। ठीक है, दिशा दूरी का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 की कोई लड़का मंडगांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी से सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 9:45 बजे मंडगांव से चलती हुई अगले दिन 7:15 बजे नगर कोइल पहुंचती है। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 1140 किलोमीटर है। तो रेलगाड़ी की औसत चाल याद कीजिए। ठीक है, तो देखो हमारे पास दूरी दे रखी है पूरी, और दूरी की अगर हम बात करें तो 1140 टोटल दूरी दी है, और हमें क्या निकाल लेते हैं, समय। और अगर समय निकालने टोटल, तो दूरी और समय अगर हम निकाल लेते तो चाल आ जाएगी। तो देखो आप समय खुद काउंट कीजिएगा, तो जो टोटल समय आएगा वह 21 सही 1/2 घंटे आएगा। ठीक है, मतलब हम 21 दूनी 42 और 43/2 कर सकते हैं। तो दूरी और समय है, तो चाल की अगर हम बात करें तो चाल बराबर से क्या होता है, दूरी बटे में क्या जाएगा, समय, और दूरी बटे समय, तो दूरी है 1140 और समय कितना है 43/2, और आगे सॉल्व करोगे तो यह जाएगा अप्रोक्सीमेटली 53 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 19वां की हमारे देश के, ठीक है, हमारे देश के एक जंगल में, उस जंगल के लोगों आदिवासी
को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट तथा इकाई में जिसे टीन कहते हैं आवंटित की जाती है। टीन क्या है? ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हमारे क्षेत्र, हमारे देश में एक ऐसा क्षेत्र है या ऐसा राज्य है जहां पर वहां के आदिवासियों को ग्राम पंचायत के द्वारा एक विशेष भूमि दी जाती है, ठीक है, जिसे टीन कहते हैं। और ये टीन क्या है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा यह भूमि का मात्रक है जिसे अभिकल्पना विशेष रूप से जंगलों में रहने वाले किसानों के लिए की गई है। सेकंड ऑप्शन यहाँ है कि वह भूमि जिसकी विमा 100 गुणित 100 मीटर है। थर्ड है यह भूमि जिस पर कोई किसान एक टीन बीज बोता है। और फोर्थ ऑप्शन है वह भूमि जिससे कोई किसान एक टीन बीज उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर कि वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टीन बीज उत्पन्न करता है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो टीन है भारतीय राज्य, ठीक है, जो टीन है यह भारतीय राज्य मिजोरम में प्रचलित भूमि मापन की स्थानीय मानक इकाई है जो कि एकड़ के समकक्ष होती है, मतलब एकड़ जैसी होती है। ऐसी भूमि पर किसान एक टीन बीज बोता है। वह भूमि मिजोरम राज्य के जंगल में रहने वाले लोगों जैसे आदिवासियों को खेती के लिए ग्राम सभा द्वारा आवंटित की जाती है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 20वां हो जाएगा कि नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ जिसे रेत के टीले कहा जाता है पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब ये जो शहर दिए थिम्पू, काबुल, अबू धाबी और बर्लिन, इसमें से कहां पर रेत का शहर है जिसे रेत के टीले कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर की अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी व यहाँ पर दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। रेत के टीले अबू धाबी शहर में पाए जाते हैं। तेज हवाओं के बहाव के कारण रेत एक स्थान पर जमा होकर एक टीले की आकृति का रूप ले लेती है जिसे रेत के टीले कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर राइट आंसर, इसे आपको याद भी रखना है। अगला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21वां की हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा। ये क्वेश्चन आपके पेपर में इस प्रकार के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफी पानी था, परंतु अब यह पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने से संभावित सही कारण को चुनिए। ठीक है, तो देखो पहला स्टेटमेंट यहाँ दे रखा है कि जिन झील तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहां पानी नहीं है। ठीक है, कुएं सूखे मतलब यहाँ पर भी नहीं है शायद। सेकेंड स्टेटमेंट है कि पेड़ों कुओं के आसपास के क्षेत्र की जमीन अब कोलतार सीमेंट से ढक गई है। थर्ड यहाँ स्टेटमेंट दे रखा है कि कुओं का कोई उपयोग नहीं रहता क्योंकि हर घर में टूटियां लगी है। और फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ दे रखा है कि भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर संचालित पंप लगाए गए हैं। ठीक है, तो इसे वीडियो रोक कर आप खुद से इसका आंसर जरूर लगाएं। तो देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ बिल्कुल सही है कि जिन तालाबों को हम देखते हैं उनका पानी इकट्ठा होता था वहां पर अब नहीं है। और पेड़ और कुओं के आसपास का जो क्षेत्र है अब क्या हो गया, कोलतार और सीमेंट से ढक चुका गया है। और भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर संचालित होती है। इसी कारण से क्या हो गया कि हमारे आसपास जो कुएं हैं वो सूख चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, एक बार और आप अगर पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर होगा। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 22वां के पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया क्योंकि। ठीक है, मतलब पर्यावरण अध्ययन की संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान, ठीक है, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय के रूप में नहीं रखा गया क्योंकि पहला ऑप्शन है यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। सेकंड ऑप्शन है सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है। और थर्ड है इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर कि इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं। ठीक है, तो 22वें का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23वां कि निम्नलिखित में से कक्षा 1
और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सत्य है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं होता। सेकंड स्टेटमेंट, ये सेकंड ऑप्शन दे रखा है कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। थर्ड यहाँ दे रखा है कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। और फोर्थ दे रखा है कि कक्षा 1 और 2 में भी पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो 23वें का ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। ठीक है, अगर और समझना चाहें तो कक्षा फर्स्ट और सेकंड के बच्चों के लिए पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित माध्यम से होता है। NCF 2005 कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक का अनुशंसा नहीं करती, क्योंकि इस स्तर के विद्यार्थी अपने परिवेश या समुदाय के संदर्भगत अधिगम भाषा के माध्यम से प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24वां कि पर्यावरण अध्ययन के, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है क्योंकि। ठीक है, मतलब पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है क्योंकि। पहला ऑप्शन यहाँ दे रखा है कि उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। सेकंड है यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए। थर्ड यहाँ दे रखा है कि बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए। और फोर्थ है बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, एक बार आप जरूर पढ़ें, इससे ज्यादा बेटर होगा कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है क्योंकि बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ को विकसित करने के लिए। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों का स्थान NCF 2005 द्वारा थीम को प्रस्तावित किया गया है क्योंकि बच्चों को स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए थीम आवश्यक होती है। क्वेश्चन नंबर 25वां हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरणीय अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरणीय अध्ययन पाठ्यक्रम में 6 मुख्य थीम, जो कि 6 मुख्य थीम है, उनमें से कौन सा नहीं है। तो काम और खेल, सेकंड है भोजन, थर्ड है आवास और फोर्थ है हम चीजें कैसे बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर राइट आंसर। कि हम ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि NCF 2005 द्वारा कक्षा 3 से लेकर 5 तक के पर्यावरण अध्ययन में 6 थीमों में, ठीक है, टोटल 6 थीमों में विभाजित किया गया है। इन थीमों में परिवार और मित्र, पहली थीम क्या है, परिवार और मित्र। दूसरा है भोजन, थर्ड है पानी आवास, फोर्थ है यात्रा तथा हम चीजें कैसे बनाते हैं आदि शामिल है। ठीक है, काम और खेल पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम थीम में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26वां हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन से संबंध में सत्य नहीं है। ठीक है, जो सत्य नहीं है वो पूछा है। तो पहला ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है। ठीक है, तो जो 26वां है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है राइट आंसर, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन कभी भी परिभाषाओं पर बल नहीं देता। और यहाँ पर वही बोला कि सत्य नहीं है वो बताओ, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर, जो कि ये बल नहीं देता। बाकी 3 स्टेटमेंट यहाँ सही है, गलत पूछा था इसीलिए फर्स्ट आंसर आया। तो सही वाले क्या है वो भी एक बार पढ़ ही लो कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत होती है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है और पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। क्वेश्चन नंबर 27वां हो जाएगा कि निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला ऑप्शन, पहला स्टेटमेंट यहाँ दिया है कि बच्चों की सक्रिय भागीदारी। सेकंड है बच्चों के ज्ञान को शिक्षक के ज्ञान से जोड़ना। थर्ड स्टेटमेंट है पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की
चार दीवारों के बाहर सिखाना, और फोर्थ यहाँ स्टेटमेंट दे रखा है कि बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान संबंधित करना। ठीक है, और ये पुट का प्रयोग करके आपको आंसर बताना है। तो वीडियो देखकर एक बार वीडियो रोको और फिर देखो, है ना। तो देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ये सही हो जाएगा कि बच्चों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। यहीं पर अगर हम देखें कि थर्ड, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चार दीवारी के बाहर सिखाना चाहिए, तो बिल्कुल ये भी सही है थर्ड यहाँ पर। और फोर्थ स्टेटमेंट दिया है कि बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना चाहिए, तो ये भी सही है। मतलब ए, सी और डी सही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28वां हो जाएगा कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। ठीक है, मतलब पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है खालिस्तान है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा कक्षा निर्देशन, सेकंड है किस्से कहानियां, थर्ड है पाठ्य पुस्तक का पठन, और फोर्थ हो जाएगा शिक्षक द्वारा व्याख्याएं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड है यहाँ पर राइट आंसर कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने, ठीक है, बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति कौन सी है, तो कहानियां सुनाना। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति कहानियां सुनाना है। इसके माध्यम से बच्चे आसपास की व्यवहारिक घटना तथा प्रभाव का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिससे बच्चों में समझ के साथ विषय वस्तु के प्रति रुचि व जिज्ञासा बढ़ती है। उदाहरण स्वरूप वर्षा, प्रदूषण, बीमारियां के किस्से कहानियों के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन कराया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 29वां यहाँ पर हो जाएगा कि एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। ठीक है, क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन का उद्देश्य क्या है। ठीक है, जो शिक्षक है वो क्रियाकलाप कंप्लीट होने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है, और इसका क्या उद्देश्य है। तो पहला ऑप्शन है बच्चों को सक्रिय कौशल का आकलन करना, सेकंड है बच्चों को खोजने का अवसर देना, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, और बच्चों में अनेक सीखने की गति के आधार पर भेद करना। ठीक है, तो 29वां एक बार रोककर आप जरूर पढ़ें। तो देखो, पहला बिल्कुल यहाँ सही है कि बच्चों की प्रक्रिया कौशल का आकलन करना, ये भी सही है। सेकंड है बच्चों को सीखने का अवसर देना, ये भी सही है। और सी अगर देखो तो बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, मतलब पहला, दूसरा और तीसरा सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा यहाँ राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 30वां जो कि अपना लास्ट क्वेश्चन होगा, हो सकता है बहुत लंबा लेक्चर हो गया, परंतु आपको ये देखना ही है और प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा इसकी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30वां है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तक और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ है कि पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट है यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिता की अभिव्यक्ति का विकास करेगा। थर्ड स्टेटमेंट है यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। और फोर्थ स्टेटमेंट है यह बच्चों को सौंदर्यगत और मानोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। ठीक है, तो तीसरे का थर्ड है राइट आंसर, मतलब पहला, दूसरा और तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा। तो एक बार इसे आप रोक के पढ़ लीजिए, ज्यादा बेटर होगा। मैंने आंसर बता दिया क्योंकि लेक्चर लंबा हो रहा है। तो लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर कर देना, लाइक भी कीजिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।